लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना, ई ए एन रूल। इसमें वर्नर थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है कौन सा, सिडविक ई एन रूल। तो ये एक तरह का इंटरमीडिएट थ्योरी है, वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इन बिटवीन ये थ्योरी दी थी। और ये एक साइंटिस्ट थे सिडविक, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। तो उन्होंने एक रूल सजेस्ट किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, ठीक है, सिडविक सिडविक ई ए एन रूल, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। अच्छा, सिडविक की थ्योरी, अच्छा सिडविक जो थे, इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स के जो ये जो फॉर्म हम लोग आज की डेट में पढ़ते हैं, जो मॉडर्न नोटेशन है, ये सिडविक की का ही सजेशन था, जिसको फिर बाद में वीबीटी में अडॉप्ट कर लिया गया था। मतलब इनके सजेशन को मान लिया गया था, है ना, कि जो ब्रैकेट यूज करना चाहिए, जो लीगेंड्स होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं, तो सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स को मिला के ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जो काउंटर आयन है, जो आयनाइजेबल है, उनको डब्बे के बाहर लिखना चाहिए। तो ये जो थ्योरी थी, ये एक तरह से सिडविक ने बताया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो सिडविक के थ्योरी में एक रूल भी इन्होंने दिया था, और वो सिडविक ई एन रूल के नाम से फेमस हुआ था, है ना। 1927 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। देखो, ई एन का फुल फॉर्म क्या है, ई एन मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ई एन का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखिए, इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एक नंबर डिफाइन किया, इफ जिसको उन्होंने नाम दिया ई ए नंबर। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले से ये नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग बेटा किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स का ई ए नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई ए नंबर। अब देखो, इस फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म है और कौन कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो जेड है, लिख लो बेटा, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। किसका एटॉमिक नंबर है, सेंट्रल एटम का। सर ये पूरे लिगेंड का एटॉमिक नंबर होता है। सर वॉइस नहीं आ रही। आ रही आवाज, आ रही। यस सर, आ रही है। यस। नेटवर्क चला गया था। चलो अभी देखो, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो मैंने आपको वीडियो इसलिए भेजा था कि एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे, तो क्योंकि अब जो इस चैप्टर में आगे टॉपिक है, वो बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। मतलब उसमें थ्योरी पे कमांड होना चाहिए अच्छे से। थ्योरी आ गई तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इसलिए हमने कहा चलो एक बार आप लोग देख लो, फिर एक बार क्लास में पढ़ोगे तो पक्का हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जेड यहाँ पे क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है सेंटर एटम का। ओ एन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये सी एन क्या है, सी एन, सी एन, कोऑर्डिनेशन नंबर। सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब तो जनरल नोटेशन है, ठीक है। तो ये अगर वैल्यूज हम
लोग रख दें ये जेड की वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स का ईए नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। हाँ बोलो बेटा। वॉइस लैग। यस सर, वॉइस लैंग्वेज। अच्छा, ज्यादा कर रही है। मतलब सर बीच कर बीच में रही है, ठीक हो बीच जाती में है। चली जा बीच रही है। में सर ज्यादा करिए वरना ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा नेटवर्क का है थोड़ा समस्या, है ना। अब वो सुबह वाली क्लास तो खैर निकल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इस समय थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो बताइएगा कोई कहीं छूट जाए तो मैं रिपीट कर दूंगा, आप बता दिए। सर जो ये EAN होता है वो से पूरे लिगेंड का मतलब पूरे डिब्बे वाले का होता है कि किसका होता है? ईएन जो निकालते हैं हम लोग वो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए निकालते हैं, है ना। ईएन जो ओके सर। निकालते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन के निकालते हैं, लेकिन उसमें जो ये जेड होता है वो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेंट्रल एटम की होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो कॉम्प्लेक्स आयन की प्रॉपर्टी है, वो तो पूरे डब्बे के लिए डिफाइन होती है। तो वो पूरे डब्बे के लिए हम लोग देखेंगे। अच्छा देखो, एक एग्जांपल से समझो इसको, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स ले लिया CuNH3 6Cl, ठीक है बेटा। इसका मुझे क्या निकालना है, ई ए नंबर निकालना है। तो ये फॉर्मूला मुझे पहली बात तो याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, ई ए नंबर इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो बेटा, जेड कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, है ना। अच्छा, ये सब लोग याद रखना, थ्री डी सीरीज में जितने भी 10 एलिमेंट हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उनके एटॉमिक नंबर सभी को याद रखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में वो डी ब्लॉक एलिमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो उनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कई बार हो सकता है आपको ना दिया जाए पेपर में। ठीक है, तो थ्री डी सीरीज में से कोबाल्ट का मुझे पता है कि 27 मैंने रख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीख ही गए हो। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3। और इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है। 6 है फिर है ना, 26 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है देखो, 24 + 12 टोटल करेंगे तो 36 आ रहा है। तो ये तरीका हो गया, ये इस कॉम्प्लेक्स का जो ई ए नंबर है वो कितना आ गया, 36 आ गया। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द ई ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो आप बेटा बस सीधे फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसके देने के पीछे क्या रीजन था, या सिडविक इस ई ए नंबर से क्या समझाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। तो इन्होंने एक रूल दिया था, ई सिडविक ने अपनी इस थ्योरी में एक ई ए एन रूल दिया है, और ये रूल हमें समझ में आना चाहिए कि ई एन रूल कहता क्या है। ठीक है, ई एन रूल बोलता है कि इफ ई ए एन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू atomic number of nearest noble gas element with respect to central atom, then complex is supposed to be stable। ये जो रूल दिया था, ये सिडविक जी ने किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को थ्योरेटिकली जज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने ये रूल दिया था। और इनका कहना क्या था कि किसी कॉम्प्लेक्स का अगर ई एन नंबर निकाले, जैसे इस कॉम्प्लेक्स का निकाला 36 आ गया, तो देखो ये जो 36 है ये एक्चुअली आर्गन का एटॉमिक नंबर है। ये किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, क्रिप्टन, यस क्रिप्टन, सर, क्रिप्टन। हाँ, आर्गन का 18 होता है। तो ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है, और हम लोग को पता है कि क्रिप्टन जो होती है, जैसे थ्री डी सीरीज में लास्ट में आप देखोगे तो क्रिप्टन ही बैठा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। थ्री डी सीरीज में लास्ट में अगर आप देखोगे तो नोबेल गैस में क्रिप्टन बैठा है। 4D सीरीज का कोई एलिमेंट है तो उसके सामने जीनॉन बैठेगा, और 5D सीरीज का है तो उसके सामने कौन बैठेगा, रेडॉन। तो ई ए एन रूल ये कहता है कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम अगर बेटा 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ कोबाल्ट 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर आ गया, क्रिप्टन के बराबर आ गया,
है ना, क्रिप्टन नोबेल गैस है, उसी सेम सेम पीरियड में लास्ट में जो नोबेल गैस आ रही है, तो 3D सीरीज के रिस्पेक्ट में जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो क्रिप्टन है, और इसके बराबर आ रही है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए एज पर ई एन रूल। ई एन रूल ये कहता है, तो मैं लिख देता हूँ पहले ई एन रूल, आप लोग भी लिख लो उसको, लिख लो ई एन रूल क्या कहता है, इफ ई एन, ठीक है, ई एन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट, नियरेस्ट नोबेल गैस या इनर्ट गैस बोल सकते हो, एक ही बात है, नोबेल गैस एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, उस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम है उसके रिस्पेक्ट में नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहिए, द कॉम्प्लेक्स इज सपोज्ड टू बी स्टेबल, है ना। तो एक ये ई एन रूल है, और इसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स का ई एन नंबर अगर उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में नोबेल सर गैस स्क्रीन चली एलिमेंट के गई। बराबर आ गया। सर स्क्रीन शेयर अरे अच्छा यार, आज कुछ जल्दी जल्दी आ रहा है यार। ठीक है, यस नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, तो ये जो रूल है ये वैसे बहुत ओल्ड रूल है, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए और पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज ई ए एन रूल, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये रूल क्या कहता है ना। हम लोग क्या करेंगे, उन कॉम्प्लेक्स का ई एन नंबर निकाल लेंगे, और जिस जिस कॉम्प्लेक्स का ई एन नंबर उस एलिमेंट के नियरेस्ट नोबेल गैस के क्या आएगा, बराबर आएगा, तो बोल देंगे कि वो क्या कर रहा है, ई एन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। बोलो भाई, अब इसमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, है ना। बेसिक में देखो, पीरियोडिक टेबल में बेटा डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज में जो 10 एलिमेंट हैं वो सभी को याद होने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना। इसका मैंने एक निमोनिक भी बताया था, गाना भी बताया था, सचिन तेंदुलकर विराट, है ना, क्या था, सचिन विराट क्रिकेट में ये सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आपको याद करना है, मतलब याद होना चाहिए, कैसे भी आप याद करो, है ना। सचिन तेंदुलकर विराट, इंडियन टीम को ही याद कर लो, सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे, ठीक है। तो विराट कोहली तो खेल ही रहा है आजकल में, है ना, फॉर्म में भी है, तो ये ऐसे याद कर लो बेटा। इससे अच्छा एटॉमिक नंबर भी, क्योंकि बेटा जेड की जरूरत पड़ेगी आपको, और 3D सीरीज में 21 से लेकर कितने एलिमेंट होते हैं, 30, ठीक है। और इसके नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट कौन सा आता है आगे चलने पे, यहाँ पे क्रिप्टन क्रिप्टन बैठा हुआ है, और क्रिप्टन क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा 3D सीरीज में ये जो 10 मेटल है, इनमें किसी का भी कॉम्प्लेक्स हो, वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स हो, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन, कोबाल्ट, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का था, और उसका ई एन नंबर निकाला, वो 36 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो ई एन रूल क्या कर लेगा, फॉलो कर लेगा, है ना। अब जैसे 4D सीरीज का कोई एलिमेंट है, 4D सीरीज में ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी उड़ाती रहे पहले अगर कोई दोस्त, तो ये 10 एलिमेंट होते हैं किसके, 4D सीरीज के। तो 4D सीरीज के 10 एलिमेंट
के नियरेस्ट में जो नोबल गैस आता है वो जीनॉन आता है, और जीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। तो अगर इनका कॉम्प्लेक्स है और ईएन रूल से कितना आ रहा है, ईएन वैल्यू 54 आ रही है, तो वो कॉम्प्लेक्स ईएन रूल फॉलो कर रहा है ना। और इसके भी नीचे अगर देखें तो अगर इनमें किसी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसके नियरेस्ट में आता है रेडॉन, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो भाई। Yes. है ना? अब इसमें जैसे कुछ निकाल के सर दिखा दो मुझे। एन नंबर, हाँ बोलो बेटा। सर प्लेटिनम सर पहले क्या लिखा है? प्लेटिनम से पहले इरिडियम, IR होता है, इरिडियम होता है। PP से पहले इरिडियम। एक चलो क्वेश्चन लिख लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉलोज EAN रूल। ठीक है, तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहला लिख लो आप, K4FeCN6। हमारा वही गरीब एग्जाम्पल, इसके बिना तो पूरा कॉम्प्लेक्स की दुनिया अधूरी लगती है। दूसरा लिख लो NiCO4। ठीक है, तीसरा लिख लो आप, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है PTEN होल थ्राइस Cl2, होल ट्वाइस है, सॉरी, होल ट्वाइस। और लास्ट ऑप्शन में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है COOX होल थ्राइस, डब्बे पे चार्ज है 3-। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए कंपाउंड आपको आयन के फॉर्म में दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें बताना है कि कौन सा EN रूल फॉलो कर रहे हैं, है ना। सबका निकालो जरा, एक एक करके निकालो सबका EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ABD। ABND मतलब कि C नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो मैं निकाल लूँ, आप लोग चेक करते जाओ। ठीक है, जैसे K4FeCN6 का निकाल लोगे तो इसका जो EN का फॉर्मूला है, देखो मेन तो बेटा इसका फॉर्मूला ही है, क्योंकि उसी से EN निकलता है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, तो ये ले लिया 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 36 आ रहा है। और 36 अगर आ रहा है तो EN रूल क्या कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है ना। यस, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? NiCO4। अब देखो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, और निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालोगे तो शून्य आ रही हुई, 0। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 4। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 + 28 कितना हो जाएगा? 36।
ठीक है, तो ये वाला भी ईएन रूल फॉलो कर गया नहीं। तीसरा वाला अगर देखो तो पीटी ईएन होल ट्वाइस ईएन रूल। देखो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। अच्छा आप कहोगे सर प्लेटिनम का तो मुझे याद ही नहीं है एटॉमिक नंबर। तो देखो उसमें कुछ ये ट्रेंड, आपको बेसिक ट्रेंड पता होना चाहिए। देखो ये सीरीज लेफ्ट टू राइट तो पता ही होनी चाहिए, और टॉप टू बॉटम भी पता होनी चाहिए। मतलब हर एक ग्रुप में कौन कौन से मेटल हैं ये भी याद होना चाहिए। उसका फायदा ये होगा, जैसे आपको पीटी पता है कि पीटी निकिल फैमिली को बिलोंग करता है ना। पीटी किस फैमिली को बिलोंग करता है, निकिल। और निकिल का एटॉमिक नंबर कहता है ना 28, तो इसमें 32 ऐड करो जरा। नहीं पहले 18 ऐड करो, 18। तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 18 46। और 46 में 32 ऐड कर दो, है ना। 3D से 4D जाना हो तो 78 18 ऐड करना, और 4D से 5D जाना हो तो 36 ऐड कर देना। एक्सेप्ट लेंथनम, लेंथनम में ना करना, क्योंकि लेंथनम से पहले लेंथेनाइड फिल नहीं होते हैं। तो लेंथनम में 18 ऐड करना, बाकी आगे वालों में 32 ऐड कर सकते हो। तो इससे आपको एटॉमिक नंबर 78 मिल जाएगा। ठीक है, तो निकिल जो है ना, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, सॉरी 5D प्लेटिनम, प्लेटिनम, हाँ निकिल। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसमें 78 हो गया, और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2। और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा इसका कितना है, कॉम्प्लेक्स का, 4 है। Four. है ना 4 है। तो ये हो गया 76 प्लस 8, और ये हो गया 84। अब क्या, जैसे 36 तो भैया क्रिप्टन के बराबर आ रहा था, लेकिन इसको आना चाहिए किसके बराबर, रेडॉन के बराबर, है ना। RN और 86। रेडॉन का 86 होता है ना। और यहाँ कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। इसका मतलब ये वाला ईएन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे लास्ट वाला निकालोगे तो इसका 36 आ जाएगा, ये करेगा फॉलो। ठीक है, यस सर। तो इसमें 3 फॉलो कर रहे हैं, ए बी डी, और एक नहीं कर रहा है, वो है सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपको पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर अच्छा इसका मतलब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 3 कॉम्प्लेक्स ईएन रूल फॉलो कर रहे हैं तो ये तीनों स्टेबल होंगे, और ये नहीं फॉलो कर रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। बोलो, यस। है ना। तो ये रूल जो दिया था बेटा ईएन ने, मतलब कि सिडविक ने, एक्चुअली उस समय बहुत लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही डिस्कवर हुए थे, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कवर हुए थे। तो उनके लिए तो ये इनका जो रूल था वो वैलिड था। लेकिन आज की डेट में इतने डिफरेंट वैरायटी, इतने डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, उसके लिए बेटा ये ईएन रूल पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये कहना तो ठीक है कि जिसका जो ईएन रूल फॉलो करेंगे वो स्टेबल होंगे, लेकिन इसका वाइसा वर्सा सभी के लिए फिट बैठ जाए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहना सही नहीं कि किसी कॉम्प्लेक्स का ईएन नंबर अगर मतलब कि नियरेस्ट नोबल गैस के एलिमेंट के बराबर आ रहा है एटॉमिक नंबर के, तो वो स्टेबल है, वो नहीं आ रहा है तो क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या वो अनस्टेबल है, तो ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे कि जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं, जबकि वो ईएन रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक आपने ये सुना होगा कंपाउंड K3FeCN6, ये बहुत फेमस कंपाउंड है। यस सर। इसकी कहीं ना कहीं रिएक्शन भी आप लोग पढ़ोगे डी ब्लॉक में। तो यार ये कंपाउंड का ईएन निकालना, इसका 35 आता है ईएन, मतलब ये ईएन रूल फॉलो नहीं करता है, फिर भी नेचर में धूम धड़ाके के साथ, है ना, एग्जिस्ट करता है। तो ये ईएन रूल का लिमिटेशन भी है, इसका लिख लो लिमिटेशन। मतलब इसको गलत तरीके से मत आप लोग समझिएगा कि मतलब इसको आप डायरेक्ट स्टेबिलिटी से मत कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा लिमिटेशन लिख लो, अर्लियर
ठीक है, लिख लीजिए अर्लियर, अर्लियर दिस रूल वाज यूज्ड फॉर checking the stability of complex, है ना? तो पहले तो ये रूल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए यूज किया था, चेक करने के लिए इसको यूज करते थे, बट नाउ इट फेल्स फॉर मैनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन भैया आज की डेट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के लिए ये रूल फेल हो जाता है, लेकिन अभी भी एक मजेदार बात है इसमें, ठीक है, बट स्टिल वैलिड फॉर मेटल कार्बोनिल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड मेटल नाइट्रोसिल। अभी भी ये रूल मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोसिल के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है, ठीक है। मेटल कार्बोनिल क्या होता है? देखो, मेटल कार्बोनिल ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें मेटल के साथ लीगेंड क्या जुड़ जाते हैं, कार्बोनिल लीगेंड। इस तरह का हाँ, इस तरह का चेहरा दिखने लगे किसी कॉम्प्लेक्स का कि मेटल के साथ कार्बोनिल लीगेंड अगर जुड़े हो तो उसको मेटल कार्बोनिल बोल देते हैं इन जनरल, और मेटल के साथ अगर नाइट्रोसिल NO करके कोई लीगेंड जुड़ा हो तो वो मेटल नाइट्रोसिल है। तो वैसे तो ये रूल स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में सभी के लिए नहीं फिट बैठता है, लेकिन मेटल नाइट्रोसिल और मेटल कार्बोनिल के लिए अभी भी वैलिड है ना। और यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं या मेटल नाइट्रोसिल होते हैं वो ऑलमोस्ट 99% मेटल कार्बोनिल मेटल नाइट्रोसिल EAN रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, और मेटल कार्बोनिल, ठीक है, इसमें नोट में लिख लो इस बात को, मेटल कार्बोनिल एंड मेटल नाइट्रोसिल फॉलोज EAN रूल, ठीक है। बोलते हैं कि मेटल नाइट्रोसिल और कार्बोनिल अभी भी EAN रूल फॉलो। कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें मेटल के साथ नाइट्रोसिल को बैठा दिया जाए, कार्बोनिल को बैठा दिया जाए, तो उसके लिए आप अपनी तरफ से भी ये रूल लगा सकते हो, ये मानते हुए कि वो कंपाउंड मतलब वो EAN रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेटल कार्बोनिल मेटल नाइट्रोसिल ऑलमोस्ट 99%, मतलब एक दो एग्जाम्पल ही ऐसे आपको मिलेंगे, वो भी बहुत ढूंढने के बाद, जिसमें ये मेटल कार्बोनिल में ये रूल नहीं लग रहा होगा, है ना। अदरवाइज सभी, ऑलमोस्ट सभी, ठीक है, ऑलमोस्ट, है ना, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से तो सभी, है ना, सभी मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल EAN रूल को फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, कभी ऐसा बोल दिया जाए कि मेटल कार्बोनिल, एक कोई मेटल का कार्बोनिल है, ठीक है, उसका फॉर्मूला दे दिया उसने MCO होल X, है ना, ऐसा फॉर्मूला दे दिया, जनरल फॉर्मूला दे दिया, और कह रहा है इट फॉलोज EAN रूल। इस क्वेश्चन में उसने बोल ही दिया कि वो EAN रूल फॉलो कर रहा है, नहीं भी बोलता तो भी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लो नहीं बोले और कोई मेटल कार्बोनिल हो तो लगा देंगे हम लोग। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल का एटॉमिक नंबर कह रहा है 36 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ X। तो कह रहा भैया X की वैल्यू बता दो बस। सर 5। X की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, 5। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर 5 है इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो देखो, उसने पहले ही बोल दिया कि मेटल कार्बोनिल EAN रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब
ये जो मेटल है, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर देखो तो 26 है। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आपको ये भी समझ में आ गया आयरन होगा कि वो मेटल 30 आयरन है ना। और आयरन 3D सीरीज को बिलोंग करता है। 3D सीरीज के नियरेस्ट नोबल गैस होता है क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना हो, 36। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ईए, अगर ये ईएन रूल फॉलो कर रहा है तो 100% इसका ईएन नंबर किसके बराबर होगा, इसका ईएन नंबर 36 होगा। 36 ठीक है, तो ये आपको उल्टा ले लेना है। ठीक है, और जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर रख दो 26। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कार्बोनिल न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो मेटल कार्बोनिल में ज्यादातर देखोगे अगर कोई काउंटर काउंटर आयन नहीं है या कोई और लीगेंड नहीं है तो जीरो ही आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि कार्बोनिल मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 10। तो एक्स कितना आ गया, 5। इसका मतलब जो ये मेटल कार्बोनिल है इसका फॉर्म, अगर हाँ इस क्वेश्चन में वो एक्स की पूछ रहा था तो एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। हाँ अगर वो कहता कि नहीं बताओ उसका फॉर्मूला बताओ तो हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम आयरन है और कार्बोनिल का नंबर कितना हमको पता चल गया, 5। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग बता सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो अगर आपको कोई मेटल कार्बोनिल या मेटल नाइट्रोसिल दिख जाए तो फिर ईएएन रूल फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, बोलो भाई। सर। हाँ सर जो डी बताओ ब्लॉक बताओ। सीरीज होती है सर, उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं वो लोग, तो कई बार उससे फर्क नहीं पड़ जाएगा आंसर में अगर हमें। नहीं, वेरिएबल तो होते हैं लेकिन किसी एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स ही होगा ना। यस सर। ओके सर। सर है ना, वैसे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल्स हो करते हैं, लेकिन जैसे अब जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया था K4 Fe6, तो इसमें तो आयरन की फिक्स है ना कि +2 है, इसमें +3 थोड़ी ना आयरन की, है ना। इसमें निकल की यस सर। 0 है तो 0 है, इसमें प्लेटिनम की 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है। तो एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। हाँ वही तो सेंट्रल एटम अगर हो सकता है दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और हो जाए, है ना। यस सर। हाँ, और बेटा और कोई पूछ पूछ रहा था, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। हाँ कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलो भाई। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो बेटा। सर, मुझे PTEN होल थ्राइस +4 सर चार्ज है, इसका EN क्या होगा? क्या क्या फॉर्मूला क्या बताया आपने, सर PTEN टी। होल थ्राइस, मतलब सर EN होल थ्राइस, हाँ और सर पूरे का चार्ज +4 है। अच्छा, इसका 4+4 है तो ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ले लिया, ऑक्सीडेशन नंबर 4 कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सही बनाया है आपने। अब इसका ई नंबर निकालना है आपको ना, तो फॉर्मूला लगा दो, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो प्लेटिनम का जेड होता है कितना, 78 है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन नंबर में, और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इस कॉम्प्लेक्स का 6 आपने ले लिया 6 ले लिया, तो 6 का डबल कितना हो गया, 12 हो गया। तो 74 + 12 86, है ना। ये ईएन रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि ये 86 रेडॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर है ना। तो ये दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज ईएन रूल। ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक है ना। थोड़ा सा मैंने सर मिस्टेक कर दिया था CD यूज करके। हाँ भाई मिस्टेक मत करो। चलो अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया ना ईएन रूल, ईएन कैसे निकालते हैं और ईएन रूल क्या होता है। ठीक है, सर सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स ईएन रूल फॉलो कर रहा है तो मतलब वो डेफिनेटली स्टेबल होगा, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो वो डिपेंड करेगा फिर। हाँ लेकिन अगर वो मेटल कार्बोनिल या मेटल नाइट्रोसिल है तो फिर वो स्टेबल होगा, वो है ना।
लेकिन अगर मेटल कार्बोनिल या मेटल नाइट्रोसिल नहीं है और उसका EAN नंबर भी मतलब EN रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते, श्योर नहीं कुछ कह सकते कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। फिर कुछ एग्जैक्ट मतलब केवल फिर EN रूल के बेसिस पे नहीं कह सकते। हाँ, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी को और भी फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना, तो फिर उनके बेसिस में बोल सकते हैं, लेकिन केवल EN रूल के बेसिस में नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद कौन सी थ्योरी आती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? VBT। VBT, है ना। और सबसे ज्यादा जेई के पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इस चैप्टर में, वो इसी से पूछे गए, VBT से। तो VBT हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइदर इस थ्योरी में बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं, लेकिन अगर वही है कि कमियों को ना देखते हुए अगर अच्छाइयों को देखा जाए तो अच्छाइयाँ भी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भैया, लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर IT जेई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और भी दुनिया भर के कम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, रिवेलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं बचता है। देखो, आप लोगों ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन वो कुछ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए थी, जैसे फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड, अमोनिया, SF6, इस तरह के नॉर्मल जो कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है उनके शेप या स्ट्रक्चर की बात करते थे। अच्छा, VBT से हम लोग क्या पता लगाते? तो याद करो, जैसे हम लोग 11 में पढ़े थे, उसमें हम लोग शेप की बात करते थे, बॉन्ड एंगल की बात करते थे नहीं करते थे? जी सर। यस सर। है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते थे भाई, हाइब्रिडाइजेशन भी तो हम लोग इसी थ्योरी से निकालते थे ना। ठीक है, यस सर। यस। तो यही सारी चीजें, मतलब कि शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, यही सारी चीजें बेटा अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिए निकाल लेंगे। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कभी आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, शेप पूछा जाए, है ना, तो बेटा हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेसिस पे ही हम लोग बता सकते हैं। तो देखो, ये थ्योरी सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पाउलिंग ने दिया था। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो थ्योरी है उसको पाउलिंग और सिडविक, ये जो सिडविक है ना, एक, हाँ, एक तरह से इनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि बहुत सारी पॉस्टुलेट सिडविक ने जो बताए थे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बाद में एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो पाउलिंग तो मेन जन्मदाता थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, लेकिन सिडविक ने इसको इस थ्योरी को फर्दर क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, तो बस एक लाइन लिख देता हूँ, पता होना चाहिए, एक्सटेंडेड, दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड सिडविक। सर नाइलम और गिलेस्पी का क्या? नाइलॉन गिलेस्पी ने MOT दिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया गया। ठीक है, 1931 में, और ये एक्सटेंशन किया था पाउलिंग और सिडविक ने। अब देखो, इस थ्योरी के कुछ छोटे छोटे पॉस्टुलेट हैं, वो हम लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि सारी थ्योरी उन पॉस्टुलेट के दाएं बाएं इर्द गिर्द घूमेगी। सारे पॉस्टुलेट पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पॉस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, इसमें थ्योरी के पॉस्टुलेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है भैया, पॉइंट वाइज में लिखूंगा,
आप लोग लिखते जाइए, समझते जाइए, दोनों काम करने हैं आपको। देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉस्टुलेट, सबसे पहला पॉस्टुलेट ये होता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है या किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम होता है, उस कॉम्प्लेक्स में जो क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम शॉर्ट में सीएमए बोल देते हैं, है ना, शॉर्ट में बोलो जहाँ से। तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम वो क्या करता है, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। उसका, उस कॉम्प्लेक्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके रिस्पेक्ट में वो कुछ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या होता है वो हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझो अच्छे से, चलो लिखते भी जाओ समझते जाओ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लिख लो, सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, क्या प्रोवाइड करता है, वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल लिख लो, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं कि डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करो, मतलब डी तो करेगा ही, डी के साथ एस और पी भी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं। सेंट्रल मेटल एटम आयन प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल डिपेंडिंग, डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर आप लिख लो डोन नंबर ऑफ डोनर साइट। जितनी डोनर साइट होती है उसके रिस्पेक्ट में उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोलो भाई, तो पहला पॉस्टुलेट क्या है, फिर से समझ लो आप लोग अच्छे से। पहला पॉस्टुलेट क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम प्रोवाइड, सेंट्रल एटम फर्स्ट प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल डिपेंडिंग ऑन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ डोनर साइट, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, अभी सुनते जाओ, फिर मैं आपसे ये सारे पॉइंट पूछूंगा कि पहला सर नहीं पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, क्योंकि ये थ्योरी, अगर थ्योरी आपको पता होगी, ये अंकित यार कितनी बार आओगे, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी पता होगी तभी क्वेश्चन होंगे भैया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चलो भाई सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, दीज वैकेंट ऑर्बिटल, सर दीज वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ बोलो। सर वो पहला पोस्टुलेट रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तुम पहले लिख डालो, मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, फिर दोनों एक साथ बता दूंगा, ठीक है। देखो पहले दूसरा पॉइंट भी लिख लो। देखो भाई, फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट पोस्टुलेट है, सेंट्रल एटम, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अच्छा, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल का जो नंबर होता है ना, कि जैसे वो एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा कि 2 कि 3 कि 4, है ना, कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, तो वो वैकेंट ऑर्बिटल का नंबर डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर पे। जैसे मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम होगा वो केवल अपने 2 ही वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा वो, 4। 4, है ना। मतलब जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना आता ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आपको ये पता चल जाएगा कि वो उस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम है वो कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल वो दे रहा है। फिर उन वैकेंट ऑर्बिटल का भैया होगा क्या, उस पे आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि दीज वैकेंट ऑर्बिटल विल बी हाइब्रिडाइज्ड। बोलते हैं कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये पहले क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे ये याद आ रही होगी कि सर 11th में आपने पढ़ाया था, तो वहां पे आपने ये बात बताई थी और उस समय मुझे नहीं समझ में आई थी। क्या, वहां पे मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल 3 तरह से हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। या तो ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। बोलो भाई, पार्शियली यस। फिल्ड या फुली फिल्ड। फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक वहां एएमपी। पे मैंने बहुत धीमे शब्दों में ये भी बोला था कि बेटा कभी 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 वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बोल के चुप हो गया था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, कहोगे सर वैकेंट, ये ना देख के तुम लोग इसके पीछे पड़ जाओगे। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा वैकेंट ऑर्बिटल कब प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल कब प्रोवाइड करते हैं, ये केस है कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, एक डाइबोरेन का केस भी था, उसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल एटम के, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। और बेटा जब ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, हाइब्रिडाइज मतलब अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल उत्पन्न होंगे वहां पर। वहां पर क्या बनेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने लगेंगे। और वो जो बेटा न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ, फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लीगेंड। मतलब लीगेंड के जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, लीगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, उनके ऑर्बिटल तो क्या है, फुली फिल्ड है, उनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है, ही नहीं आ रहा Yes, sir. है ना। देखो चलो एग्जांपल से समझो यार, तुम लोग को मैं समझा के ही रहूंगा, तुम लोग भले बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं बोलेगी, आपकी अंतरात्मा की आवाज में सुन लेता हूँ अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, देखो मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो होगा क्या, उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम होगा वो केवल अपने गिन के, समझना ये बात, ये जो मेटल होता है ना, वो बहुत बड़ा बनिया होता है, वो गिन के देगा, ना ज्यादा ना कम, जितने चाहिए उतने ही देगा। ठीक है, तो बेटा ये 2 ही ऑर्बिटल देगा, जिसमें एक तो एस हो जाएगा और एक पी हो जाएगा। एक एस हो जाएगा और एक पी में कोई भी हो सकता है ये पी एक्स हो। अब वो इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस कोई भी हो सकती है, मान लो एक्स एक्सिस इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो पी एक्स है, पी वाई भी हो सकता है अगर वाई एक्सिस मान लो कि इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो वो इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, और भैया ये तुम लोग को पता है ना कि जब ये मिक्स होंगे तो ये पूरा एस ऑर्बिटल, एक बार एज्यूम करो कि इसकी पॉजिटिव लूप है, इसके अंदर जाके क्या हो गया, समा गया, घुस गया, तो इसकी ये लूप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और वो Yes. छोटी रहेगी,
है ना। तो एक ये बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। इस तरह का इसका शेप होता है, एक लूप बिगर हो जाती है, एक लूप छोटी रहती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसमें निगेटिव लूप के साथ मर्ज हो जाए, क्योंकि ये वेव फंक्शन ही तो होते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन से तो डिफाइंड होते हैं ना श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो 50% पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव लूप के अंदर घुसे, और 50% पॉसिबिलिटी कि निगेटिव लूप के अंदर समा जाए, है ना। तो इस तरह के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए दो। भैया। हाँ, इनको क्या बोलेंगे, इसको sp बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया इनमें 50% s करेक्टर है ना, और 50% p करेक्टर है। sp में s करेक्टर भी 50% होता है, और p करेक्टर भी 50-50, ब्रिटानिया 50-50, है ना। 50-50 s करेक्टर, 50-50 p करेक्टर। बोलो भाई, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये अपनी दुनिया बसाएंगे, ठीक है। अभी तो अलग अलग है, ये आपस में अरेंज होंगे, और इस तरह से अरेंज होंगे जिनसे इनके जो बड़कू वाली लूप है, उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यही भरी पड़ी है ना, बड़की लूप में, छुटकी लूप में डेंसिटी कम है, नेग्लेजिबल है। तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे जिससे इनकी बड़की लूप के बीच में क्या हो, रिपल्सन मिनिमम हो। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 180 डिग्री पे अरेंज होते हैं, तो उनकी बड़की लूप के बीच में रिपल्सन क्या हो जाते हैं, मम मिनिमाइज हो जाते हैं ना। तो ये दोनों आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे, 180 डिग्री में, ऐसे। ये छुटकी लूप है, वो बड़की लूप है। ऐसे बड़की लूप ही एक्टिव होती है, वही बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है ना। ये इस तरह से। अब ये तो आपस में अरेंज हो गए, ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गए। ये बॉन्ड एंगल कितना बनने लगा यहाँ पे इनके बीच में, 180। ठीक है, ये दोनों sp आप समझ रहे हो ना कैसे जुड़े, ये दोनों, एक ये और एक ये, ऐसे हटा, ये बन गया, है ना। तो ये इस तरह से। अब क्या होगा, अच्छा अच्छा, ये बात बताओ, अरे ये बात बताओ कि, एक बात बताओ कि यहाँ पे ये ऑर्बिटल क्या थे, खाली थे कि भरे थे, वेकेंट। है ना। तो यहाँ पे ये भरे नहीं, खाली है, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं मानो कि ये मैंने कलर कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये खाली है। अब खाली ऑर्बिटल है तो इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो ये किससे लेंगे, ये कहेंगे लीगेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेंगे लीगेंड से। लीगेंड आएगा गाना गाते हुए, मैं आया गड्डी लेके रास्ते पे, और सड़क पे एक मोड़ आया, है ना, और इसने बॉन्ड बनाया। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि लीगेंड आएंगे और अपने लोन पर कोऑर्डिनेट कर देंगे। ये कौन सा बॉन्ड है, क्या ये कोवलेंट बॉन्ड है, बताओ भाई। कोऑर्डिनेट इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही से आ रहे हैं। हाँ, हाँ, इसमें वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। भैया मेटल तो खाली था ना, वो तो गंगू तेली था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। ये दोनों के लोन पेयर, ये अगर इसको हम लोग ऐसे एरो वाले बॉन्ड से दिखाएं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। भैया यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, वन साइडेड शेयरिंग ही तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ऐसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ, तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन हो रहा है लीगेंड और मेटल के बीच में, तो इसको मैं सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा कि पाई बॉन्ड बोलूंगा, सिग्मा। सिग्मा। ठीक है। तो बिल्कुल सही, सिग्मा बोलेंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा है। और जब भी बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, या इलेक्ट्रॉनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा पोस्टुलेट आता है भाई,
तीसरा पोस्टुलेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि भैया हम लोग ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को क्या मिलने वाला है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स की कौन सी जानकारी प्राप्त करेंगे इससे, शेप्स। है ना। हाँ, शेप के बारे में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में। और हम लोग 11th में एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। याद करो वो फॉर्मूला क्या था, स्टेरिक नंबर, Number of sigma स्टेरिक bond. नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्या था बताओ भाई, अच्छी बताओ क्या फॉर्मूला था। The number of sigma bonds plus lone pair. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन का। तो ये देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड में भी लगता था और यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये सदाबहार फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे प्लस लोन पेयर, है ना। तो इससे क्या आएगा, इससे स्टेरिक नंबर आ जाएगा उस मेटल का, उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम है उसके रिस्पेक्ट में स्टेरिक नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देखो एक मजेदार बात बताते हैं आपको, जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, 2 बन रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड चलो 2 ले लिए। अच्छा लोन पेयर, अच्छा ये लोन पेयर हम लोग सेंट्रल एटम पे तो देखते थे ना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे तो लोन पेयर किस पे देखते थे, सेंट्रल एटम पे देखते थे कि साइड एटम पे देखते थे, सेंट्रल। सेंट्रल पे, है ना। जैसे अमोनिया का केस याद करो, तो अमोनिया पे एक लोन पेयर हम लोग गिन लेते थे, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो वो नाइट्रोजन पे तो देखते थे ना, ठीक है। तो ये लोन पेयर इस फॉर्मूले में सेंट्रल एटम के देखे जाते हैं। और बेटा सेंट्रल एटम तो यहाँ भिखारी है, सेंट्रल एटम अपने कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है बॉन्डिंग में, खाली खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो बताओ क्या सेंट्रल के पास, सेंट्रल एटम पास कभी लोन पेयर मिलेंगे कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के केस में, मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक समस्या खत्म। यहाँ पे एक समस्या क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम के लोन पेयर कभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते ही नहीं, तो लोन पेयर तो हमेशा ही 0 रहेंगे, है ना। और हम लोग केवल क्या गिन लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड्स, ठीक है। अरे ये तो कुछ कुछ होता है, सेंट्रल सिग्मा बॉन्ड का नंबर कोऑर्डिनेशन सीएमए और नंबर। लिगेंड के बीच में जो बनते हैं ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इसका मतलब स्टेरिक नंबर जो होगा ना कॉम्प्लेक्स का, वो कुछ और नहीं, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे अच्छी बात क्या होती हो सकती है, मतलब हम लोग क्या किया करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, सीधे हम लोग उसका क्या देखा करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और उसका बेटा जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही स्टेरिक नंबर के बराबर हो जाएगा, उससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता दिया करेंगे, है ना। अच्छा ये तो तुम लोग को सब बच्चों वाली बातें पता ही है कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp आता है, sp2 4 sp3, तो फिर हम लोग ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के जो आया है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में यही करेंगे, सीधे हम लोग कॉम्प्लेक्स का क्या देखा करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से समझ लो भाई, मान लो कि कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4 2+, है ना। और बोला जा रहा है कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हम देख लेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका The कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3। है ना। तो अब यहाँ पे 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ नया भी तो होगा, ऐसा नहीं कि सारा कुछ पुराना ही होगा, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि नॉर्मल केसेस में अगर ये नॉर्मल कंपाउंड होता तो हम लोग डंके की चोट में बोल देते कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 3 पॉसिबिलिटी होती है, आइदर इट में बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
और DsP2 और एक होता है D3S। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। मतलब अभी भी ये हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं सर कि आपकी इसका। वॉइस लैग कर रही है। हाँ, आवाज गड़बड़ हो रही है। नो सर, सही है। अच्छा अच्छा, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में इसका sp3 हो सकता है, इट में भी sp3 हाइब्रिडाइज, और इट में भी DsP2 और इट में D3S। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में थोड़ी पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा मिला करेंगी। ठीक है, तो फिर इनमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 है कि sp3 नहीं है तो DsP2 होगा, DsP2 भी नहीं है तो फिर वो D3S होगा, है ना। तो अभी भी ये हम लोग श्योर नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इन 3 में से ही कोई एक हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई। फिर अब ये सर कैसे बताएंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन भैया इन तीनों में से कौन सा है, अभी ये तो पता ही नहीं ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें आगे वाले पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, इसका मतलब। ठीक है, ये पॉइंट यही था यार, ये पॉइंट नंबर कोई, वो तो एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या है, तुम्हें एक टेबल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अरे अपना वही गरीब एग्जाम्पल, Fe6। जैसे ये, तो इस कॉम्प्लेक्स का मुझे अगर पूछा जाए कि बताओ कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं सीधे इसका क्या देखूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ही स्टेरिक नंबर होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब उसमें टोटल 6 ऑर्बिटल क्या हो रहे होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है 6 में, sp3d2, है ना। ये तो नॉर्मल केस हो गया जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए 11th क्लास में। लेकिन एक यहाँ पे केस बनेगा D2sp3। तो अब आपको यही सब समझना है कि चलो सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कौन सी बला है भाई, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो यही तो समझना है कॉम्प्लेक्स की थ्योरी में, तभी तो इनका नाम है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इतने आसान होते तो बोलते ना सिंपल कंपाउंड। तो अब देखो जैसे FeCO5, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा 5 है, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक नॉर्मल केस में sp3d, और सेकेंड पॉसिबिलिटी DsP3। तो ये थोड़ा सा हम लोग को अब समझना है कि चलो इतना तो समझ में आ गया कि हमें देखना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए क्या देखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ही किसके बराबर हो जाया करेगा, स्टेरिक नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टेरिक नंबर की तरह समझना, और उस स्टेरिक नंबर हमें ये बताता है कि टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल, 4 वैकेंट ऑर्बिटल इसके पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में। तो वो एक S3P हो सकते हैं, एक D, एक S2P या D3, तो 3 पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे आपको मैं एक टेबल अब बनाने जा रहा हूँ कि हर एक केस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है और किसमें क्या शेप होता है, क्योंकि बेटा अभी तो शेप की भी बातें करनी पड़ेंगी हम लोगों को, है ना। एग्जांपल हाँ, देख देख लो आराम से देख। ठीक है, तो अब हम लोग ये टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं, और उसमें ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या शेप होगा, कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब डी ऑर्बिटल एस और पी के लेफ्ट में आ रहा हो, मतलब डी ऑर्बिटल बाद में आ रहा हो एस और पी के, तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब किसी कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल एस और पी से पहले आ रहा हो, तो वो जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनर सेल का होता है, वो इनर सेल का डी ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है,
जैसे इसमें ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये वाला इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, है ना। इसमें ये दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, ये आउटर नहीं है, ये ना आउटर है ना इनर, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ना। वो थ्योरी तभी, मतलब वो वर्ड तभी एप्लीकेबल है जब डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, तो चलो अब ये टेबल में समझो इस बात को, इसको बनाओ अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, है ना। इसमें लिख लो जरा, एक लाइन लिख लो, डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स may have, हाँ क्या कह रहे थे बेटा? सर कुछ नहीं, ये पॉइंट सर, इस पॉइंट के बाद थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो ये जो अगला पॉइंट है, 4th पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स may have hybridization as shown below। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग उस कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन से, है ना, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इसमें एक आपको टेबल ड्रॉ कर लेनी है। सर ये 4th पॉइंट दिखा दीजिए। हाँ देखिए, ये 4th पॉइंट देखो, देखो इसमें सबसे पहले कॉलम में लिखो आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। दूसरे कॉलम में क्या लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरे कॉलम में लिखना है आपको शेप, और चौथे कॉलम में लिख लो टाइप ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, ठीक है ना, कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो इसमें ये टेबल पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, मतलब कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लास्ट कॉलम में लिखेंगे। देखो सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे पहला केस, सबसे पहला केस है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 का मतलब समझ रहे हो कि उसमें दो ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे, और जब भी दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो उसमें एक s होता है वैलेंस शेल का, एक p होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp हो जाता है, ठीक है। शेप क्या होती है, तो शेप sp में हमेशा क्या बनती है, लीनियर बनती है, ठीक है। बोलो भाई, और कौन से दो ऑर्बिटल होंगे, तो बेटा एक वैलेंस शेल SNP। का s ऑर्बिटल होगा, है ना, ns, ये ऑर्बिटल और एक p में, हाँ p में कोई भी हो सकता है, p में px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, या pz भी हो सकता है, ठीक है। हाँ इसके आगे जो मैंने n लिख रहा है, स्मॉल n, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे मान लो 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो 3D सीरीज में अगर 3D सीरीज का कोई एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 3D सीरीज का कोई एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो n की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। 3 नहीं होगी, 4 होगी, क्योंकि जो 3D सीरीज है पीरियोडिक टेबल में वो 4th पीरियड को बिलोंग करती यस है ना। अरे जैसे जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लास्ट में आता है ना 4s2 3d5, तो इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है ना, है ना। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो वैलेंस शेल होती है,
ठीक है, तो अगर 3D सीरीज का एलिमेंट है तो n की वैल्यू 4 होगी, 4D सीरीज का है तो n की वैल्यू 5 रहेगी, है ना, 6D 5D का है तो 6 होगी। ठीक है, अच्छा बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। मतलब उसमें क्या होगा, वैलेंस सेल का एक s ऑर्बिटल और वैलेंस सेल के 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसका शेप हो जाएगा प्लेनर ट्राइगोनल। शेप क्या लिख दिया जाए, प्लेनर प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस सेल का s और वैलेंस सेल के p में कोई भी दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, px py हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा वो प्लेन, जो प्लेनर शेप है वो किस प्लेन में बन रहा है। मान लो एक्स वाई प्लेन पे ट्राइंगल बन रहा है तो वो px और py हो जाएंगे। अगर वाई जेड प्लेन में बन रहा है तो y py और pz हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे बोला जाए कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 पॉसिबिलिटी नहीं 3 पॉसिबिलिटी होती है। 4 से समस्या आती है भैया, sp3 भी हो सकता है, इट में भी sp3 और d3s और dsp3। इसमें 3 पॉसिबिलिटी लिखिएगा। ठीक है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनती है इन तीनों में। हाँ, लेकिन इन तीनों में कोई एक जरूर होगा, इन तीनों में कोई एक जरूर होगा। ठीक है, अब अगर देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 या d3s में कोई एक है तो उसका शेप आता है टेट्राहेड्रल। शेप क्या आता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर dsp2 है तो dsp2 के केस में शेप क्या आता है, पैराप्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, है ना। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3 या d3s दोनों में टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो sp3 में वैलेंस सेल का एक s और वैलेंस सेल के तीनों p, px भी, py भी और pz भी। ठीक है, लेकिन जो d3s है, देखो जब भी d ऑर्बिटल s से पहले आए तो ये समझ जाना कि ये d ऑर्बिटल इनर सेल का है। समझ में आ रहा है, इनर सेल का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मान लो 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 4, 3D सीरीज में। तो इसमें वैलेंस सेल का होगा s ऑर्बिटल, मतलब s में 4s होगा। तो जो d होगा वो 3D होगा, मतलब वो पेनाल्टीमेट सेल का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, s ऑर्बिटल तो वैलेंस सेल का होगा, लेकिन जो d ऑर्बिटल होगा वो n-1 सेल का होगा। तो जब भी बेटा डी सब सेल पेनाल्टीमेट सेल का, इनर सेल का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसी को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिख लो, इसमें कौन कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें पेनाल्टीमेट सेल मतलब n-1, पेनाल्टीमेट को n-1 लिख रहा हूँ मैं। पेनाल्टीमेट सेल में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों, और वैलेंस सेल का एस ऑर्बिटल। ठीक है, बोलो भाई। जी सर। ठीक है, क्लियर क्लियर हो रही बात भी। अच्छा, सर DSP2 में देखो, हाँ बोलो। सर आपको यहाँ पे लिखा है dxy dyz और dzx होगा। ये थ्योरेटिकल आता है कि कैलकुलेशन मतलब सॉल्व करके आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो ये सब चीजें कहीं ना कहीं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या कोई, ये सारे जो शेप हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी में, ये सब प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है, मतलब इनके एविडेंसेस हैं। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हैं, उनसे हम लोग इन तरह के शेप को जब देखा है तभी हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ठीक है,
तो सारा सबका, हाँ अब तुम कहो कि इसका मैथमेटिकल बताओ कोई प्रूफ, तो मैथमेटिकल कम है, एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, कि जैसे DsP2 का केस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। DsP2 में जो d ऑर्बिटल होता है वो इनर सेल का होता है, लेकिन इनर सेल में d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो इनर सेल का कौन सा होता है, तो ये इनर सेल का dx² माइनस y² होता है। अब इसको हम लोग अभी तो खैर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं दे पाएगी, लेकिन जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो इसका बेस्ट मतलब कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको वहाँ पे, है ना, कि आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ वैलेंस अभी आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन VBT इतना अच्छा नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप पहले इसको बना डालो। अब इसमें तो 4 में बेटा 3 केस हो गए, है ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने केस हो गए, 3 केस। 4 में sp3 भी हो सकता है, d3s भी हो सकता है। ठीक, अब 5 कोऑर्डिनेशन, बेटा 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 केस होते हैं, एक हो जाएगा sp3d और एक dsp3। ठीक है, अच्छा, और इसमें दोनों में शेप अलग अलग है। sp3d में TBP शेप होता है, TBP का फुल फॉर्म याद ही होगा आपको, ट्राइगोनल diagonal bipiramidal, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और DsP3 में क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दिया था कि sp3d में जो d ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, sp3d में d में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें सभी वैलेंस सेल के होंगे, वैलेंस सेल का s, वैलेंस सेल के तीनों p, px py pz, और d में भी, d भी वैलेंस सेल का, क्योंकि d बाद में आ रहा है ना, तो इसमें d वैलेंस सेल का है। और ये d में जानते हो कौन सा है, ये है dz²। ठीक है, बोलो भाई। yes sir, और इसमें जिसमें d पहले आ रहा है, तो dx पे y इसमें वो dx² माइनस y² बनेगा, है ना, क्योंकि देखो इसकी ज्योमेट्री में स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है, और स्क्वायर से बनने में यही ऑर्बिटल का मेन बोलते हैं कंट्रीब्यूशन होता है। dx², ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। dx² माइनस y² जब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है ना, तभी वो उसमें जो ज्योमेट्री का बेस बनता है वो स्क्वायर बेस बनता है। तो इसमें लिख लो, लेकिन ये d ऑर्बिटल इनर सेल का होगा। ये d ऑर्बिटल कौन सा होगा, d पहले आ रहा है ना, इसलिए मैंने d के आगे n-1 लिख दिया है। बाकी SOP तो ठीक है भैया, ये सब तो वैलेंस सेल का ही है। P में तीनों ही होंगे, PX PY और PZ। ठीक है, बोलो भाई। इसके बाद बस एक केस और आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही डिस्कशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो 6 ही होता है। ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में फिर 2 पॉसिबिलिटी, sp3d2 या फिर d2sp, मतलब वो दोनों में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ भी 2 है। ठीक है, 5 में भी 2 पॉसिबिलिटी थी, 4 में 3 पॉसिबिलिटी थी। अब sp3d2 में कौन सा, अच्छा दोनों में अच्छी बात है कि शेप एक ही होती, ऑक्टाहेड्रल, है ना। और इसमें जो ये 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों एक्सियल वाले, एक्सियल मतलब जिसमें स्क्वायर होता है, ठीक है, dx² माइनस y² और dz²।
बस फर्क ये इसमें कि sp3 में वो तीनों spd सब किसके हैं, वैलेंस सेल को बिलोंग करेंगे, है ना। और इसमें d2sp3 में जो d है वो पेनाल्टीमेट सेल को बिलोंग करेंगे। इसमें sb वैलेंस सेल का होगा, pb तीनों किसके होंगे, वैलेंस सेल के ही होंगे, और डी वे दोनों स्क्वायर वाले होंगे और वो भी वैलेंस सेल को ही बिलोंग कर रहे हैं। इस वाले में बस फर्क है, जो डी ऑर्बिटल है वो पेनाल्टी मेट सेल का होगा। अच्छा, होंगे यही दोनों, ठीक है, और बाकी एस और पी वैलेंस सेल का होगा। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ गया? तो Yes. आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही वीबीटी पढ़नी है। वैसे ऐसा नहीं है, 6 से ज्यादा भी होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन फिर उसमें एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने लगता है, और एफ ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग के सिलेबस में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो बोलो भाई, 3 बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. तो हम लोग को जो भी कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे या जिनका शेप पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, वो केवल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें जितने वो सभी एग्जांपल जिसमें डी ऑर्बिटल पहले आ रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया भी ऊपर, इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल। है ना। इनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में यही पूछ दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल में जिनका देखो मैं नीचे चलो लिख देता हूँ, लिख लो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वो सभी हाइब्रिडाइजेशन के केसेस आ जाते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल इनर मोस्ट सेल का बिलोंग करता है, जैसे D3s, ठीक है, DsP2, है ना। अगर इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो डी सबसेल होगा वो इनर ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? ठीक है, तो इसमें हाँ, बस इसमें एक लाइन लिख लेना कि ऐसे एग्जांपल, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी ऑर्बिटल वैलेंस सेल का पार्टिसिपेट करता है, जैसे sp3d, sp3d2, इसमें 2 ही केस आते हैं। ठीक है, इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं आएंगे क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आने चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अभी लेकिन एक बात का निपटारा ये नहीं हो पाया है, इतना हम लोग यहाँ तक इतना समझ गए हैं कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर में, किस कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सी पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की, या उसका शेप क्या हो सकता है, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है ना, कि 4 में कौन सा केस होगा। तो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन या शेप बताने के लिए आपको लीगेंड का नेचर देखना पड़ेगा। लीगेंड का नेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, वीबीटी यही बोलती है, नेचर ऑफ लीगेंड, नेचर ऑफ लीगेंड आल्सो सर एक बार लास्ट वाले उसका ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन दिखा दीजिए। एक मिनट दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन में जो लीगेंड है, लीगेंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लीगेंड प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। लीगेंड का जो नेचर होता है, नोट कर लिया बेटा,
यस सर हो गया। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो कैसे, क्या मतलब इस बात का, तो देखो इसमें बोला जाता है कि लिगेंड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। लिख लो, लिगेंड्स में क्लासीफाई इन टू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लिख लो, लिगेंड्स में क्लासीफाई, लिगेंड को दो, लिगेंड में क्लासीफाई into two categories according to their strength। लीगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लीगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। कौन सी दो कैटेगरी है? एक कैटेगरी है SFL, एक कैटेगरी क्या है? SFL, दूसरी है WFL। SFL एंड WFL क्या मतलब है सर इसका? इसका फुल फॉर्म लिखो। SFL का मतलब लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ये बेचारे कमजोर हैं, दुर्बल हैं ये। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उनको SFL बोला जाता है, वीक होते हैं बेचारे उनको WFL बोलते हैं। अच्छा, क्या मतलब है सर स्ट्रॉन्ग वीक से? यहाँ पे क्या मतलब है? क्या ये कोई दंगल लड़ने जा रहे हैं? है ना, किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग है, किस बेसिस पे वीक है? तो देखो, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, एक सीरीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे लीगेंड को उनकी स्ट्रेंथ में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और उसमें दो कैटेगरी बना दी गई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये कैटेगरी किस बेसिस पे बनाई गई है इसको भी समझिए। कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं, कुछ लीगेंड बेटा ऐसे होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो अगर मान लो डी सबसेल में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, मान लो D6 का केस है, मतलब डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लीगेंड कैसा है? SFL टाइप का है, तो बोलते हैं SFL जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को आपस में पेयर अप कर देते हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबसेल में, उनकी आपस में क्या करा देते हैं? पेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, बोलो भाई। और अगर मान ले कि हमने पेयरिंग करा दी तो इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा, शुरुआत के 3 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? फुली फिल्ड हो जाएंगे, लास्ट के 2 क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। और ये जो 2 खाली हुए हैं ना, ये दोनों खाली वाले ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो गए? रेडी हो गए। ठीक है, तो ये कमाल होता है किसका? SFL का। ये जो होते हैं ये गुंडे टाइप के होते हैं। SFL जो होते हैं, अब इनको कनपुरिया लैंग्वेज में समझो, ये गुंडे आइटम है। ठीक है, ये कैसे आइटम है? गुंडे टाइप के। इनका काम क्या है? हाँ, इनका काम क्या है? डब्बे खाली कराना। इनका काम है डब्बे खाली कराना। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई किराएदार है ना, वो खाली नहीं कर रहा, आपका कमरा नहीं खाली कर रहा है ना, कह रहा हम नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? पहले उसको प्यार से समझाओगे, फिर क्या करोगे? फिर आप इसी टाइप के किसी बंदे से उससे मुलाकात करा दोगे, SFL टाइप का। ठीक है, तो वो है ना, जैसे अभी आपने सुना होगा विकास दुबे का नाम सुना तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, तो वो इसी टाइप के आइटम होते हैं। ठीक है, तो ये जबरदस्ती बंदूक की नोक पे काम कराने वाले होते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये खटाखट खटाखट अपने आप पेयरिंग कराएंगे, 2 डब्बे खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपको मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सारी बातें। ठीक है, तो आपको एक दिमाग में ये बात बैठा लेनी कि SFL क्या होते हैं, गुंडे टाइप आइटम होते हैं, इनका काम क्या होता है?
इनका ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर अप कराने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल टू द पॉइंट में बताने जा रहा हूँ बात जो आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है, या कहीं कोई पूछे डिफाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो आप ये लिख देना, लिखो ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज कैपेबल, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज कैपेबल ऑफ forcing the unpaired electrons of metal atom, metal ion जो भी है, to pair up। तो ये पेयर अप करने के लिए कैपेबल होते हैं, फोर्स करते हैं, और एज पॉसिबल है, जहां तक संभव होता है वो पेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऐसा सीन है कि उसमें पेयरिंग हो ही नहीं सकती है, कि मान लो D10 का केस है। अब D10 में सारे ऑर्बिटल पहले से भरे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर SFL आ भी जाएगा, मान लो SFL कॉम्प्लेक्स बनाएगा D10 के साथ, तो वो क्या कोई ऑर्बिटल खाली करा पाएगा? नो No, सर। sir. है ना, नहीं तो सर, यहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, जब सारे डब्बे पहले ही भरे हुए हैं तो थोड़ी ना खाली कराएगा। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देगा। तो जब पॉसिबिलिटी होगी तो पेयरिंग करा देगा, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बेटा ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, इनका नाम ही ये दुर्बल है भैया, ये वीक है, दुर्बल है ये। ठीक है ना, ये तो पता चला उल्टा ही दो तमाचे खा के चले आए। ठीक है, ये जो लिगेंड होते हैं ये पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। ठीक है, बोलो भाई, ये कैपेबल नहीं होते पेयरिंग कराने के लिए। तो लिख लो भैया, लिख लो ए वीक फील्ड लिगेंड, ए वीक फील्ड लिगेंड आर इनकैपेबल इनकैपेबल। अच्छा, इसमें अब एक दो टॉपिक हैं, बड़ा थ्योरी वाले हैं, तो अगर मैं आपको इसके नोट्स भेज दूं और आप लोग नोट्स पहले ही से थोड़ा बहुत बना के बैठ जाओ, तो क्लास में केवल समझो, तो कैसा रहेगा? ये सर सही रहेगा। है ना, एक दो टॉपिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ रहा है मुझे यार, मैं भी थक गया लिखते लिखते, है ना। और है तो इसमें समझने ही वाला, कि अगर लिखा हुआ है तो जल्दी जल्दी समझ लो, तो समझ में आना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा मतलब हम लोग की स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर बताएं फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो टाइम लगभग खत्म ही हो गया आज का। तो एक एग्जांपल मैं बस नीचे ले रहा हूँ, जैसे मैंने अभी डी का केस दिया था, D6 का। तो D6 में जैसे डी सबसेल, ये तो सभी को पता है कि एक डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में अगर जैसे हम लोग पाउडीज और हुंड रूल को फॉलो करेंगे तो ऐसे फिल करेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, और अगर लीगेंड कैसा हुआ, लीगेंड कैसा हुआ, SFL, ये आगे लिख लो, इफ लीगेंड इज SFL, है ना, यहाँ लिख लो या जो भी है आप नीचे लिख लो, इफ लीगेंड इज ए SFL, अगर लीगेंड बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो वो क्या करेगा, वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इनकी पेयरिंग कराना शुरू कर देगा, इसको उठा के यहाँ पटकेगा, इसको उठा के यहाँ पटकेगा। ठीक है, और इसकी जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी, एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो बेटा आपको इसमें देखो लास्ट में 2 ऑर्बिटल क्या मिल गए, वैकेंट मिल गए, मिल गए। और यस सर। ये तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट में ही होता है, तो ये जो ऑर्बिटल खाली
मिल रहे हैं बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, है ना। ये बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं भाई कोई आए और ऑर्बिटल और उनके साथ हाइब्रिडाइज कर जाए। तो ये फायदा होता है एसएफएल के केस में। उसमें जो इनर सेल के डी ऑर्बिटल है वो मिल जाते हैं खाली। और अगर मैं बोलूं कि इसी केस में अगर मान लो WFL होता कोई, तो क्या वो खाली करा पाता, मतलब कोई ऑर्बिटल No, इसका sir. वैकेंट मिल नो पाता है? सर, नहीं मिलता। तो उसमें अगर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो 3D के थोड़ी ना करेंगे, वो सर 3D के आगे जो 4D के होंगे फिर वो वाले हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, बोलो भाई। यस है ना। तो सर, अगर ये 3D7 होता हाँ तो एक ही वैकेंट ऑर्बिटल मिलता ना फिर। हाँ, अगर 3D7 होता तो उसमें फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते, फिर एक तो अनपेड रहता ही, है ना। क्योंकि ऑड यस नंबर सर। में है, अगर डी ऑर्बिटल में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो एक रह जाएगा अनपेड। ठीक है, तो अभी चलो मैं इतना ही आज हो पाएगा, बाकी फिर मैं अगली क्लास में करूंगा। ठीक है। जी। तो थैंक इसके यू मैं चलो सर। ऐसा करूंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स भेज दूंगा तुम लोगों को, तो एक बार आप लोग इसको बना सर लीजिएगा। गूगल क्लासरूम पे ही भेजिए। गूगल क्लासरूम में ही भेजें, क्यों? सर दोनों पे यस भेज सर, दीजिए उसमें सर। भेजिएगा। सर दोनों पे भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों में भेज देंगे। ठीक है, तो नोट कर यस सर। लेना एक बार, क्योंकि अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को एग्जाम्पल कराऊं खूब सारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और जब तक 8-10 एग्जाम्पल तुम लोग करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। कोई क्वेश्चन इससे खूब बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलो फिर आज इतना ही रखो, तुम लोग की क्लास भी होगी, तो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा। यस, थैंक यू Thank सर। you, sir. टेस्ट की कोई नोटिस? थैंक यू सर। हाँ, क्या थैंक करोगे यू बेटा? सर टेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है? टेस्ट की इंफॉर्मेशन ग्रुप में आई है, क्यों नहीं आई तुम लोग को? नहीं आई सर। अच्छा, तो आ जाएगी। संडे को है मेरे ख्याल से टेस्ट है, मुझे जितना पता है टेस्ट है। बाकी आप ऐसा करो, सिलेबस देखो अभी कंफर्म कर लो आप लोग कि टेस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट है कि आपका एपीटी है, ये कंफर्म कर लो आप। एपीटी है। सर बता रहे थे। हाँ, तो ये कंफर्म कर लो आप लोग को कि मुझे अभी तक एक जो पता है वो स्कॉलरशिप टेस्ट का पता है कि संडे स्कॉलरशिप से टेस्ट होना है। उसमें 11th का पूरा सिलेबस आएगा, 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो बाकी तुम लोग पता कर लो, जो मैनेजर लोग हैं इनसे बात पूछ लो, फोन ऑन करके मैसेज करके। ठीक, कंफर्म पता, उन लोग को पता रहता है सारी बात। चलो अच्छा, ठीक है, फिर एंड करता हूँ।